हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज मनोज राणा। वेलकम टू ईएल एकेडमी। हम कर रहे हैं क्लास 9 चैप्टर सर्कल्स और इस सर्कल्स चैप्टर की बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज पे हम आ गए हैं, यानी 10.5 पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा जी आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है इन फिगर 10.36 ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 डिग्री and angle AOB is 60 degrees. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. अब इस फिगर में बेटा हम इंटरेस्टेड हैं इस ADC एंगल में, हमने ये फाइंड करना है। इसे फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले AOC फाइंड करेंगे। तो AOC जो है बेटा वो तो आप बहुत इजीली देख ही सकते हैं कि AOC हमारा वहाँ पर दो एंगल जो हमारे को दिए हुए हैं उनका सम है। तो यहाँ पर हम जो हमारा फर्स्ट है उसमें लिखेंगे हेयर एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। और जो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, AOB की वैल्यू है हमारे पास 60 डिग्री, BOC की वैल्यू है हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे पास हो गया बेटा 90 डिग्री। अब यहाँ पर हम डिग्री मेजर थ्योरम लगाते हैं। तो डिग्री मेजर थ्योरम में हम यहाँ पर बता देते हैं एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it in the alternate segment. अल्टरनेट सेगमेंट क्या होता है? सिंपल, अगर हम इस AC की बात करें बेटा, तो इस AC के लिए जो एंगल है वो इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट सेगमेंट जस्ट यही बोलता है कि अगर हम ये वाली आर्क ले रहे हैं तो एंगल इस तरफ होना चाहिए, अगर हम AC ये वाली आर्क लेते हैं मेजर आर्क तो एंगल उस तरफ होना चाहिए। तो सिंपल, ये जो भी हमारे को वहाँ पर NCERT के अंदर लैंग्वेज दी है उसका एक थोड़ा सा छोटा वर्जन है और कुछ नहीं है। अब ये हमने वहाँ पर रीज़न दे दिया। अब यहाँ पर हम इसके कारण जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो लिख सकते हैं। तो रिज़ल्ट जो हमें मिलता है बेटा इसके अंदर वो होता है कि AOC जो होता है वो हमारा डबल होता है जो भी हमारा एंगल सबटेंडेड इन द सेगमेंट है। तो यानी ADC जो हमारे को एंगल चाहिए उसका डबल AOC होगा। अब AOC की वैल्यू तो हम जानते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ADC जो है वो निकालेंगे तो ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो एंगल AOC अपॉन 2 तरह से मिल जाएगा। AOC जो है वो हमारा 90 डिग्री है और नीचे हमारे पास 2 है, तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बेटा जी 45 डिग्री। तो एंगल ADC का मेजर 45 डिग्री होगा। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन करने के बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. तो बेटा आप देख ही सकते हैं मैंने यहाँ पर फिगर जो है वो आपके सामने बनाई हुई है और यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये है कि हम ये एंगल बताएं जो हमारा यहाँ पर मेजर आर्क पे बना हुआ है P, और ये जो हमारी एक माइनर आर्क है इसके ऊपर एक पॉइंट लेकर हमने यहाँ पर Q लिया हुआ है और ये वाला एंगल बताएं। तो ये दो एंगल जो हैं वो हमने यहाँ पर बताने हैं। जो हमें दिया हुआ है वो ये है बेटा कि जो हमारी कोड है यानी यहाँ पर जो मैंने AB ली है ये रेडियस के बराबर है। तो यहाँ पर जो है वो सबसे पहले, क्योंकि फिगर नहीं दी हुई तो हमें सबसे पहले फिगर को एक्सप्लेन करना होगा कि हमने क्या बनाया है। तो यहाँ पर हम बताएंगे लेट अस कंसिडर अ सर्कल COR, जैसे कि हमारी नॉर्मल नोटेशन होती है सर्कल्स के लिए, और यहाँ पर हम कह देते हैं इन विच AB is a chord such that AB
इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। अब ये जो तीन साइड हैं ये हमने वहां पर बता दी कि यहाँ पर इक्वल हैं। तो जब तीन साइड इक्वल हैं तो अगर हम ओ ए बी ट्राइंगल की बात करें तो क्लियरली ट्राइंगल ओ ए बी ये क्या होगा, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों किया हमने ये प्रूव कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? क्योंकि जब इक्विलेटरल ट्राइंगल हम प्रूव कर देते हैं तो उसका कोई भी एंगल हम 60 डिग्री वहां पर प्रूव कर सकते हैं। और ये थी हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी डिग्री मेजर नहीं दिया हुआ था, कहीं नहीं बताया हुआ था कि कोई भी एंगल जो है वो कितने डिग्री का है, और उन्होंने एक एंगल मांगा हुआ था। तो बिना एंगल दिए अगर उन्होंने एंगल मांगा है तो हमें कोई ना कोई बेस तो चाहिए था ना। तो यहाँ पर हमने ए ओ बी जो है वो वही बेस तैयार किया बेटा। अब आप बहुत इजीली यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं डिग्री मेजर थ्योरम लगा के, क्योंकि हम जानते हैं जो सेगमेंट एंगल होता है वो जो भी सेंटर एंगल होता है उसका हाफ होता है। और फिर हम यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यूज करके ये P से Q भी निकाल सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे, प्रॉपरली इसको लिखेंगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। नाउ जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले डिग्री मेजर थ्योरम लगाएंगे। तो वहां पर हम बता देते हैं, वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center of a circle is double the angle subtended by the arc in the alternate segment। और ये होता है इसलिए, क्या होता है, इसलिए हमारे पास ये हो जाता है कि एंगल ए ओ बी ट्वाइस हो जाता है एंगल ए पी बी के, वेयर P is some point in major ए बी आर्क। ये आर्क को नोट करने का एक तरीका होता है। तो P जो है वो हमारी मेजर ए बी पर कोई एक पॉइंट है, तो ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर जो है वो अगर हम इसे सॉल्व करें तो एंगल ए पी बी, ये हमारा एंगल ए ओ बी अपॉन 2 हो जाएगा। अब जो ए ओ बी है वो तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ए ओ बी की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, तो 60/2 यानी 30 डिग्री। तो इस तरह से ए पी बी एंगल हमारा आ गया। अब ए क्यू बी एंगल जो है वो हम कैसे निकालेंगे? नाउ एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि बेटा ए पी बी क्यू ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। जब चारों के चारों वर्टिसेस जो हैं वो एक सर्कल के ऊपर होते हैं तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। और क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो उनका सम जो है वो 180 होता है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए पी बी क्यू। अब जो एंगल हम जानते हैं उसकी वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर हम कौन सा एंगल जानते हैं? हम जानते हैं ए पी बी, तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे 30 डिग्री प्लस एंगल ए क्यू बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर हमारे पास ए क्यू बी जो है ये आ जाएगा 180 माइनस 30 यानी 150 डिग्री। लेकिन यहाँ पर जो आंसर है वो हम यहाँ पर ए क्यू और पी वगैरह जो भी हम पॉइंट्स ले रहे हैं इनमें नहीं देंगे।
क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं ये तो हमने लिए हैं, इनमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे ये चीज़ जो है वो नहीं पूछी गई थी, तो जो आंसर है वो हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में होना चाहिए। उसने ये पूछा था कि हमारे पास फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो हम उसी लैंग्वेज में इसको आंसर दे देते हैं। थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ आंसर स्टेटमेंट के लिए, और यहाँ लिख देते हैं हेंस द एंगल subtended by the chord at a point in the major arc is, जो मेजर आर्क थी ये थी, इस पे P पॉइंट था, तो एंगल APB जो आया था वो हम यहाँ पर देंगे, वो है 30 डिग्री, एंड एट अ पॉइंट इन द माइनर आर्क, और माइनर आर्क जो है हमारी वो है हमारी ये वाली आर्क, इस पे पॉइंट था Q, तो एंगल होगा AQB। तो यहाँ पर हमारे पास इज 150 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया बेटा, 30 डिग्री एंड 150 डिग्री। तो अब चलते हैं बेटा जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फिगर 10.37 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100 डिग्रीज वेयर पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, फाइंड एंगल ओ पी आर। तो बेटा आप देख ही सकते हैं कि मैंने रफ फिगर जो है वो यहाँ पर बनाई हुई है, और हम जो इंटरेस्टेड है एंगल में वो ये एंगल है छोटा सा ओ पी आर। तो ये वाला एंगल जो है ये हमने यहाँ पर फाइंड करना है। कैसे हम इसे फाइंड कर सकते हैं? हमें यहाँ पर इस एंगल को फाइंड करने के लिए इस ट्राइंगल में जाना होगा। इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास किस तरह से एंगल का रिलेशन आएगा, उसे स्टेप बाय स्टेप अगर करके दिखाना है तो मैं आपको अभी बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको सिर्फ समझना है तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ बेटा। यहाँ पर ये हमारा 100 डिग्री एंगल है, तो ये जो एंगल होगा रिफ्लेक्स POR, ये वाला एंगल बेटा ये होगा 200 का। क्यों होगा? डिग्री मेजर थ्योरम। और ध्यान रखना है, इसमें एक कन्फ्यूजन होता है, बच्चे एंगल POR ले लेते हैं अंदर वाला। ऐसा नहीं हो सकता बेटा कि एक एंगल ऊपर से नीचे की तरफ हो और एक नीचे से ऊपर की तरफ हो। ये शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ, हमेशा याद रखने का। अगर यहाँ पर ये ऊपर से नीचे की ओर ऐसे बना हुआ है तो यहाँ पर भी ये ऊपर से नीचे की ओर ही बना होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल POR जो है वो 200 हो जाएगा। तो POR कितना हो जाएगा? POR 360 में से माइनस करके आ जाएगा, और जब आप इस ट्राइंगल के अंदर का एक एंगल निकाल लेंगे तब आप आराम से ये दोनों एंगल जो हैं वो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस जो हैं वो इक्वल होती हैं, तो ऑपोजिट एंगल ये इक्वल देंगी। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करते हैं ज़रा उसकी बात करते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमारे को डिग्री मेजर थ्योरम लिखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर वही लिखते हैं, एंगल subtended by an arc at the center of a circle is double the angle subtended by the arc in the alternate segment। ये फैक्ट लिखने के बाद जो है वहां पर हम बता देंगे देयरफॉर रिफ्लेक्स, और ये रिफ्लेक्स लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना बेटा। रिफ्लेक्स एंगल POR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PQR, और क्योंकि PQR एंगल हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पर उसका मेजर बता देंगे, और इस तरह से हमारे पास 200 डिग्री जो है वो हमारा रिफ्लेक्स POR आ गया। और इससे हमारे को क्या मिल जाएगा? इससे हमारे को मिल जाएगा एंगल POR, क्योंकि ये तो बिल्कुल छोटी क्लासेस में आपको बताया जाता है कि रिफ्लेक्स से जो मेन एंगल है वो कैसे निकलता है। 360 डिग्री में से जो भी आपका रिफ्लेक्स है उसको माइनस कर दो, तो रिफ्लेक्स एंगल POR को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 360 में से बेसिकली 200 माइनस हो गए।
तो हमारे पास आ गया बेटा 160। अब हम वहाँ पर जो हमारा ओ पी आर ट्राइंगल है उसके अंदर आ गए हैं। तो ओ पी आर ट्राइंगल में पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले अलग से कर देते हैं इन ट्राइंगल ओ पी आर। जो हमारे पास ओ पी है वो हमारे पास ओ आर के इक्वल है। ये क्यों है यहाँ पर हम बता देते हैं, रेडियाई इसलिए हैं। देयरफॉर जो हमारे एंगल्स होंगे, ओ पी के ऑपोजिट एंगल जो है वो है हमारा ओ आर पी। तो ओ आर पी, ओ आर के ऑपोजिट जो हमारा एंगल है वो है ओ पी आर। ये जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसको जो है वो x मान लें और चाहें तो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और यहाँ पर हम बता देंगे क्यों होगा ये, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, क्योंकि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो हमारे पास एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास, हमने इसे लेट कर लिया कि ये हमारे पास x है। तो नाउ इन ट्राइंगल ओ पी आर बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी, ये हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो हम सारी की सारी अगर पुट करें तो पी ओ आर 160 डिग्री था, तो ये हमारे पास 160 डिग्री हो गया। ओ पी आर हमने x ले लिया है, ओ आर पी भी हमने x ले लिया है, और ये हमारे पास इस तरह से 180 डिग्री आ गया। x और x को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 2x आ जाता है। ये 160 जो है इसे हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास माइनस होके हमें 20 डिग्री दे देगा। तो बेसिकली हमारा 2x जो है वो 20 डिग्री हो गया। मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ, इतना स्पेस मेरे ख्याल से काफ़ी रहेगा। तो 2x जो है वो हमारा 20 डिग्री हो गया। तो अब अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो x जो है वो आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 यानी 10। x जो है वो है क्या, x है हमारा ओ आर पी ओ पी आर। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि ओ पी आर हमने निकालना था तो हमने ये एंगल निकाल लिया। ओ पी आर जो है वो हमारा 10 डिग्री आ गया। पहुंच चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कह रहा है इन फिगर 10.38 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 69 डिग्रीज, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 31 डिग्रीज, फाइंड एंगल बी डी सी। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और फिगर जो है वो रफ फिगर मैंने यहाँ पे बनाई ली है। हम इंटरेस्टेड हैं बेटा इस एंगल में। ये एंगल जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं आपको बताऊँगा कि प्रॉपर वे में हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब दो एंगल हमें मिल जाते हैं तो थर्ड एंगल हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके। तो हम एंगल बी ए सी निकाल लेंगे, और बी ए सी बेटा जी बी डी सी के इक्वल होगा। क्यों होगा उसके बारे में आप सोचते रहिए, मैं आपको प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं साथ में करवा देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम जो है इन ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर जो मिलेगा वो है बेटा जी ए बी सी प्लस जो हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारे को दिया हुआ है बेटा जी ए सी बी। तो ध्यान रखना ऑर्डर अच्छा रहता है कि हम वो ही लिखें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए सी बी, और बी ए सी के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, सिंपल एंगल ए भी लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि कन्फ्यूज़न है ही नहीं। और ये हमारे पास आ गया बेटा 180 डिग्री। वैल्यू जो है वैल्यू हमारे पास ए बी सी की 69 डिग्री है, ए सी बी की हमारे पास 31 डिग्री है, एंगल बी ए सी हमने निकालना है। तो ये हो गया हमारे पास। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटा 100 डिग्रीज। तो बी ए सी को लेफ्ट में रहने देते हैं, जो 100 डिग्रीज हमारा आया है उसको हम राइट में ले जाते हैं तो -100 डिग्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो है वो माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद जो है बी ए सी तो हमने निकाल लिया। अब जो है हम एक थ्योरम लिखते हैं, तो
वो क्या है, एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क in the same segment are equal। ये है बेटा रीजन जो मैंने आपको कहा था कि वो रीजन आप सोचिए कि एंगल जो हैं सबटेंडेड बाय एन आर्क इन द सेम सेगमेंट जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर देयरफॉर करके जो हमें एंगल चाहिए यहाँ पर वो है हमारा BDC, और जो हमें एंगल मिल गया है वो है हमारा BAC, क्योंकि दोनों ही BC आर्क ने बनाए हैं और एक ही सेगमेंट के अंदर हैं, तो ये इसलिए इक्वल होंगे। और BAC की वैल्यू जो है वो हम निकाल ही चुके हैं 80 डिग्री। आंसर स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रेट अवे हमसे पूछा गया था बेटा एंगल BDC क्या है। और फिफ्थ क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा जी, इन फिगर 10.39 A, B, C and D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। AC and BD intersect at a point E such that BEC angle is 130 degrees and angle ECD is equal to 20 degrees. Find angle BAC। तो इसकी एक रफ फिगर जो है वो आप देख ही सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई है। यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा इस तरह से ये E दिया हुआ है हमें, और जो हमें एंगल्स वहाँ पर दिए हुए हैं वो एक तो ये है बेटा यानी BEC, और एक है ECD, और हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो है बेटा BAC। तो इसे हम कैसे करने वाले हैं, इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल हम मेथड जो है वो यूज़ करेंगे। वो क्या, AD आर्क, ये जो है बेटा ये एक तो बना रही है यहाँ पर DCA और एक बना रही है DBA। तो ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और बाकी हमारे पास इस ट्राइंगल में ये एंगल हम कैसे निकालेंगे ये आप सोचिए, मैं तब तक आपको प्रॉपर वे में कैसे करते हैं वो बताता हूँ बेटा। तो एंगल BAC तक पहुँचना है, ये मेन एम है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं एंगल्स मेड by an arc in the same segment are equal। Therefore, क्योंकि एंगल जो है वो अगर एक आर्क कोई बना रही है एक सेगमेंट में तो हमारे पास वो इक्वल होते हैं, और इसीलिए हमारे पास ABD और ACD ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। तो ABD इक्वल होगा हमारा ACD के, वो मर्जी आपकी, आप DBA और DCA लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ACD ये जो है ECD का दूसरा नाम है, तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, ये हमारा सिंपल ECD का दूसरा नाम है, और ECD की वैल्यू हमारे को वहाँ पर 20 दी हुई है। तो हमारे पास ABD जो है वो 20 डिग्री आ गई। अब जो है अब हम चलते हैं बेटा जी, जो ट्राइंगल हमारे पास है ABE, यानी ये छोटा सा ट्राइंगल। नाउ इन ट्राइंगल ABE, और इसमें हम लगाते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो है वो हमें क्या देगी, वो ये जो एंगल है इसको अगर हम एक्सटीरियर की तरह ट्रीट करें तो दो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, एक तो हमारे को ये मिल गया और एक ये मिल गया, तो इसका मतलब एक जो है वो हमारे को मिल जाएगा इसके अंदर ABE, और एक हमारे को मिल जाएगा BAE, और ये इक्वल होगा BEC के। तो ABE जो है ये हमारा वहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला एंगल है, और जो हमने अभी ABD निकाला है ये वो ही है। तो यहाँ पर अब इसको प्रॉपर जो हमारे को जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं उन नामों के हिसाब से, या जो हमने कैलकुलेट करने हैं जैसे BAE ये वाला एंगल, तो BAE जो है वो BAC लिख सकते हैं हम इसे, ये BAC हो गया। और BEC तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो इसे आप चाहें तो इसी वाले स्टेप में 130 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पर अब जो है वो हमारे पास BAC की वैल्यू हम निकाल लेंगे। BAC की वैल्यू 130 डिग्री माइनस जो हमारा ये एंगल है यानी ABD
और ABD हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो 130 डिग्री माइनस 20 डिग्रीज, और अगर हम दोनों को माइनस करते हैं तो क्लियरली हमारे पास 110 डिग्री आ जाएगा। और क्योंकि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था तो हमारे पास सीधा सीधा BAC 110 आ गया, हमें वहाँ पर आंसर स्टेटमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। It says ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. Angle DBC is equal to 70 degrees. Angle BAC is 30 degrees. Find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, find angle ECD. तो पहले तो बेटा जी इसके अंदर हमने BCD जो है वो निकालना है, जो भी हमारे पास दो एंगल्स हमें दिए हुए हैं उनको यूज करके। उसके बाद ये कह रहा है कि ये दो एंगल्स तो दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ में अगर AB और BC इक्वल हों तो हम ECD को कैसे फाइंड करेंगे, वो भी उसको फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेट करते हैं BCD पे। अब जैसा कि देख ही सकते हैं फिगर जो है वो मैंने बनाई हुई है, और जो एंगल हमें चाहिए वो ये वाला एंगल। अब ये एंगल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो एंगल है 70 डिग्री और ये जो एंगल है DAC ये 30 के साथ वाला, इसके बीच में रिलेशन जो है वो सोचता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो DC आर्क ये दो एंगल बना रही है, ये बना रही है DAC और DBC। तो अगर DAC और DBC DC पे बने हुए हैं तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये 70 होगा, ये 70 और ये 30, मतलब टोटल एंगल A जो है मेरा यानी DAB ये यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो अगर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो मैं बहुत इजीली यहाँ पर BCD एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ बेटा जी कि ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है उसे हम प्रॉपरली लिखेंगे कैसे, मतलब इसको कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले जो है वो हम थ्योरम यूज करते हैं। हम यहाँ पर बता देते हैं एंगल्स मेड बाय एन आर्क in the same segment are equal। तो अगर ऐसा होता है तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DBC, और एंगल DBC जो है वो हमारे को यहाँ पर 70 डिग्री दिया हुआ है। अब जो दूसरा हमारे को गिवन डेटा है वो वहाँ पर दिया हुआ है एंगल BAC। तो अब वहाँ पर हम एंगल DAC और BAC को जोड़ते हैं। नाउ एंगल DAC प्लस एंगल BAC, अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो हमारे पास 70 डिग्री प्लस 30 डिग्री यानी 100 डिग्री आ जाता है। यहाँ पर हम दैट इज करके इनका कंबाइंड एंगल जो हमारा DAB होगा वो ले लेते हैं। DAB ये हमारे पास 100 डिग्री आ गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD की अगर हम बात करें तो उसका ऑपोजिट एंगल जो है वो होगा हमारा BCD जो कि रिक्वायर्ड एंगल है। तो 10 एंगल BCD। और अगर आपको ये चीज़ पहले नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक बारी एक और वहाँ पर चीज़, मतलब एक और स्टेप लेकर वहाँ पर बता देता हूँ ये कि DAB प्लस BCD को आप पहले स्टेप में 180 डिग्री लिख दीजिए, और यहाँ पर बता दीजिए कि क्यों है ऐसा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, ABCD है हमारे पास, जिसमें हम एंगल C और A जो है उसको हम ऑपोजिट ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास DAB तो हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब 100 डिग्रीज प्लस एंगल BCD ये हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर एंगल BCD की बात करेंगे तो ये हमारे पास 180 डिग्रीज माइनस 100 डिग्रीज 80 डिग्रीज आ जाए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब जो दूसरा हमारे पास पार्ट है वो है ECD। अब ये ECD हम कैसे निकाल सकते हैं, ECD निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पूरा एंगल जो दिया हुआ है उस एंगल में से इसको माइनस करना होगा। सिर्फ यही हमारे पास एक वे है। तो अब जो है हम चलते हैं ट्रायंगल BAC में। नाउ इन ट्रायंगल BAC,
तो सेकंड पार्ट अगर आप देखेंगे इसका, जो हमारे को वहाँ पर ECD एंगल निकालने के लिए कहा, उसमें ये कहा गया है कि AB इज इक्वल टू BC हमने लेना है। तो नाउ इन BAC जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पर AB इज इक्वल टू BC, जैसा कि हमें क्वेश्चन दे रहा है। देयरफॉर जब भी एक ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ए बी के ऑपोजिट जो है वो हमारा BCA एंगल है। तो हमारे पास एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल जो हमारा BAC है उसके। ये क्यों हो जाएगा, यहाँ पर आपको रीजन लिखना होगा। ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, और इतना काफ़ी है रीज़न, क्योंकि हम इस वक्त ट्राइंगल BAC में है। तो अब BCA इज इक्वल टू BAC हमने लिख दिया है, और BAC की वैल्यू हमारे को वहाँ पर क्वेश्चन में पहले से दी हुई है कि वो 30 डिग्री। तो ये हो गई। अब अगर मान लो हमसे ECD एंगल मांगा जाता है तो वो हम कैसे निकालेंगे। अब हम एंगल ECD जो है वो निकाल सकते हैं, जो हमारा पूरा बड़ा एंगल हमने निकाला था, यानी एंगल BCD, उसमें से माइनस करके ये वाला छोटा एंगल यानी BCA। BCD की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्रीज आई थी, BCA की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्रीज आई है। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ये 50 डिग्रीज आ जाता है। तो इस तरह से हमने दोनों एंगल्स जो भी हमसे मांगे गए थे वो दोनों निकाल दिए हमने, और हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये क्वेश्चन बेटा जी दो तरह से हो सकता है। पहले तो मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि ये है क्या। इट सेज इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं बेटा जी कि हमने यहाँ पर फिगर जो है वो ड्रॉ कर ही ली है। अब इस फिगर में हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये बताया हुआ है कि AC और BD ये जो है ये डायमीटर्स हैं, और हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल। ये बेटा जी आप दो तरह से कर सकते हैं। एक, अगर आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो है वो ढंग से कर चुके हैं, आप वो प्रॉपर्टी सारी की सारी जानते हैं, तो बहुत इजीली हम क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा जो है बेटा जी वो है हमारे पास जो सिंपल हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके करते हैं। तो ये जो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करके करना है ये मैं आपको ये भी बता दूंगा, लेकिन पहले आपको मैं एक इजी मेथड बताता हूँ। अगर आपके टीचर्स अलाउ करते हैं क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज हम यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी सा हमारे पास वे है। तो मेथड वन में जो गिवन डेटा है, गिवन डेटा तो सेम ही रहेगा हमारे पास। गिवन डेटा में हमारे पास एक सर्कल है। अब सर्कल में एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD and AC and BD are diameters। तो ये हमारा गिवन डेटा है, कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। टू प्रूव पार्ट में हमारे पास हमने यहाँ पर लिख देना है ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ये तो हमारे लिए दोनों जो मेथड्स हैं, हमारे दोनों मेथड्स में ये तो सेम ही रहेगा। जो प्रूफ पार्ट है वो यहाँ पर मैं प्रूफ 1 और प्रूफ 2 लिखता हूँ, क्योंकि मैं इनमें दो आपको अलग अलग मेथड बताने वाला हूँ। तो हमारे पास प्रूफ 1 में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि हमारे पास जो डायमीटर्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो सिंस, और लिखने का ढंग हमारे पास ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा हमारे पास एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख दें AC इज इक्वल टू BD, और यहाँ पर रीजनिंग में हम दे दें डायमीटर्स। अब दूसरा एक जो हमें फैक्ट चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर
एट द सेंटर। यानी हमारे पास अगर दो या दो से ज़्यादा डायमीटर्स होते हैं तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं सेंटर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये दो हमारे पास डायमीटर्स हैं तो ओ जो है वो हमारा सेंटर होगा सर्कल का, और ये जो है ये बाइसेक्ट हो रहे होंगे यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि ये फैक्ट हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 डायगनल्स AC and BD bisect each other at O। तो इसका मतलब डायमीटर से हम डायगनल्स पे जा सकते हैं, क्योंकि जो डायमीटर्स हैं वही हमें वहाँ पर डायगनल्स दिए हुए हैं। अब ये दो फैक्ट जो हैं उनको कैसे यूज़ करें, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are equal and bisect each other is a rectangle। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल इक्वल हों और एक दूसरे को बाइसेक्ट करें वो रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज़ के अंदर परफेक्ट हैं तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ दो फैक्ट्स लेने हैं हमने। AC और BD को इक्वल, क्यों? क्योंकि वो डायमीटर्स हैं और डायमीटर्स एक दूसरे को सेंटर पर बाइसेक्ट करते हैं। तो क्योंकि हमारे डायमीटर जो है वो डायगोनल भी हैं तो हमारे डायगोनल भी बाइसेक्ट हो जाएंगे O पे। तो बस ये जो फैक्ट्स हैं ये यूज़ करके अगर आपने करना है तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। अब मैं आपको दूसरा मेथड बता, तो थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ। प्रूफ 2। अब ये जो हमारे पास है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो भी हमारे पास डेटा है वो डेटा वैसे ही लेंगे। मतलब हम डायमीटर हैं तो वो आपस में AC और BD जो है वो इक्वल ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं हेयर AC इज इक्वल टू BD डायमीटर्स, और इन्हें जब हम यूज़ करेंगे तो हम इक्वेशन दे सकते हैं, उसको हम आगे छोड़ देते हैं। दूसरा जो हम यूज़ करेंगे फिर से वही फैक्ट यूज़ करेंगे कि डायमीटर जो है वो एक दूसरे को सेंटर पे बाइसेक्ट करते हैं। तो हमारे पास जो है वो जो O पॉइंट है वो हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा AC का भी और BD का भी। तो सिंस डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल bisect each other at the center, therefore यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें ये सारे के सारे जो हैं ये रेडियस मिल जाएंगे। इसका मतलब हमारे पास OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इक्वल टू OD, ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो रेडियाई हो गए। तो अगर हम देखें तो सीधा सीधा हम ये भी लिख सकते हैं, हमें यहाँ पर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हाफ ऑफ डायमीटर भी हमारे को कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। तो अगर आप चाहें तो ये वाली लाइन जो है एक लाइन और कम कर सकते हैं। सीधा सीधा हमारे पास ये OA OB OC OD जो है वो इस तरह से लिख कर रेडियाई जो है ये लिख दीजिए। नाउ इन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OCB, इन दोनों की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, हमारे पास एक तो यहाँ पर OA इक्वल आ जाएगा OC के। बस इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब आपने OAD ले लिया है और OCB ले लिया है तो OA को OB के इक्वल नहीं रखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंगली अगर फर्स्ट सेकंड तो यहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड,
दूसरा हमारे पास ऐसा ही पेयर बनेगा, वो बनेगा हमारे पास OD इज इक्वल टू OB। अब रीजनिंग में आप यहाँ पर इक्वेशन 1 करके फ्रॉम 1 लिखना चाहें आपकी मर्जी है, और आप अगर सीधा सीधा रेडियाई लिखना चाहें आपकी मर्जी, क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं। अगर ये 2 लाइनें हमने नहीं लिखी होती तो यहाँ पर ये चीज़ हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते। ये इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है वो हम लेंगे यहाँ पर एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। अब ये जो है ये क्यों होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। अब क्योंकि हमें फिगर जो है उससे दूर जाना होगा, तो मैं आपको पहले यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हम किस तरह से प्रूव करने वाले हैं इसे। तो यहाँ पर बेटा जी अगर मान लो हम देखें तो हमारे पास ये जो हमारा ट्रायंगल है और ये जो हमारा ट्रायंगल, अगर हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, और वो तो हमने कर ही दिया, अगर आप देखें 3 हमने वहाँ पर कर दिए हैं तो एस से एस लग जाएगी। तो कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास AD और BC इक्वल आ जाएगा, और सिमिलरली हमारे पास AB और DC ये भी इक्वल आ। तो जब ऑपोजिट साइड किसी क्वाड्रिलेटरल की इक्वल होती है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो इसमें हम वही चीज़ जो है वो करने वाले हैं, जिसमें आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको प्रॉपरली लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर y नहीं लगाया, मैं इधर एक y लगा देता हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब यहाँ पर जो है ये होने के बाद हमें क्या मिला, हमें मिल गया यहाँ पर ट्राइंगल OAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB। कैसे? SAS कॉन्ग्रुएंसी। और यहाँ पर इससे हमने क्या लिया है, हमने लिया है यहाँ पर AD इज इक्वल टू, यहाँ पर AD हमारा जो है वो सेकंड थर्ड है, तो ये CB मिलेगा। ये आ गया हमारे पास। जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो अलग अलग हमें ट्राइंगल हैं वो लेने नहीं होंगे, हम वहाँ पर सिमिलरली लिखकर हम कहेंगे सिमिलरली, और जो भी हमारे पास साइड है, यानी अगर हम AB चाहेंगे तो वो CD के इक्वल आ जाएगी। ये प्रूव करने के बाद हम लिख देंगे 10 ऑपोजिट साइड्स of cyclic quadrilateral ABCD are equal। यही हमने प्रूव किया यहां पर, और hence ABCD is a rectangle। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बेटा जी हमारे पास 2 मेथड्स हैं इनको प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic। तो ऐसा करने के लिए बेटा जी हमने ये एक डायग्राम तो बना ही लिया है, इनफैक्ट मैंने उसमें कंस्ट्रक्शन भी कर ली है जो कि नेसेसरी होती है। तो अब मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि हम कैसे करने वाले हैं, फिर मैं आपको इसको प्रॉपर कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट के साथ आपको वो ढंग जो है वो बता दूँ। तो सबसे पहले जो हमारे को गिवन है वो डेटा लिख लेते हैं, यानी ABCD जो हमारा ट्रैपीजियम है। अब ये ABCD ट्रैपीजियम में आप ध्यान रखेंगे बेटा, आप ये जो छोटी साइड है आपकी, इस छोटी साइड के जो 2 एंड हैं इनमें से कोई सा भी एक एंड ले लो। मैंने यहाँ पर जैसे B ले लिया और B से मैंने यहाँ पर एक पैरेलल लाइन बना दी। B से अगर बनाएंगे तो AD के पैरेलल आएगी, अगर मैं A से लेकर जाता तो ये BC के पैरेलल आता। तो किसी भी तरीके से हमने एक पैरेललोग्राम बनाना है, बस आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये पैरेलल लाइन ली है और इसको मैं यहाँ पर E ले लेता हूँ। तो अब मेरे पास क्या होगा बेटा जी, एक यहाँ पर ये बन जाएगा मेरा पैरेललोग्राम, और ये जो बनेगा इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी, आइसोसेलेस बनेगा। क्यों? क्योंकि ये गिवन है बेटा कि जो ट्रैपीजियम है उसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं यानी AD और BC ये आपस में इक्वल दी होंगी। तो अगर ये इक्वल हैं तो अब ये अगर हमने पैरेललोग्राम बना दिया है तो ये और ये भी इक्वल होंगे। अब ऐसे में हमारे पास ये 3 साइड इक्वल,
मेन जिनमें BEC ट्राइंगल की ये दो साइड हैं, अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अब यहाँ पर ये दो एंगल, इन दो एंगल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ऑब्वियसली ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहे हैं तो इनका सम 180 होगा। ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। जब ये दोनों 180 बना रहे हैं तो सीधी सी बात है ये और ये भी बनाएंगे, और इसी के साथ हम वहाँ पर साइक्लिक प्रूव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल अगर मान लो हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री हो तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो। अब स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन डेटा में हमारे पास ABCD एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel to DC and AD equals BC। हमने प्रूव क्या करना है? यहाँ पर हमने प्रूव करना है ABCD is a cyclic quadrilateral। ये प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी? जैसा मैंने आपको बताया ही है, कंस्ट्रक्शन में हमने एक पैरेलल साइड लेनी है। तो वी ड्रॉ BE पैरेलल टू AD, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। अब प्रूफ पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन पार्ट होता है। नाउ ABED हमने कंसीडर करना है इन क्वाड्रिलेटरल ABED। इसमें हमारे पास AB और DE ये जो हैं ये पहले से ही पैरेलल हैं, क्योंकि DE जो है इट इज अ पार्ट ऑफ DC, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास गिवन ही हो गया। दूसरा हमने अभी कंस्ट्रक्शन से वहां पर BE पैरेलल बना दिया है AD के, ये हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। अब ये दो चीजें होने के कारण हम यहां पर लिख देंगे 10 ABED इज अ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले तो हमने प्रूव करना होता है एक पैरेललोग्राम। जब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया, अब क्या करेंगे? तो अब जो है हमारे पास जो इसकी ऑपोजिट साइड्स हैं, यानी AD और BE, इसको हम इक्वल दिखा दें। तो BE इक्वल्स AD। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये ओके हो गया। आल्सो BC इज इक्वल टू AD। अब BC इज इक्वल टू AD क्यों है? कि अगर आप देखेंगे तो ये तो गिवन है, गिवन। इन दो इक्वेशन से हमारे को क्या मिल रहा है? अगर आप देखेंगे दोनों में राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो फ्रॉम द अबव टू इक्वेशंस हमें मिल गया BE इज इक्वल टू BC। अब हम लिखेंगे देयरफॉर इन ट्राइंगल BEC, इसके कारण क्या होगा? एंगल BCE इक्वल होगा एंगल BEC के। ये हमने बाद में भी यूज करना होगा, तो इसको हम इक्वेशन नंबर भी देंगे और रीजनिंग भी देंगे। यहां पर हम बता देंगे ऑपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स। तो अगर मान लो हमारी साइड इक्वल होती हैं किसी ट्राइंगल के अंदर, तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक हमने ये प्रूव करना था, इसीलिए हमने ये शुरू से वहाँ पर जो हमने पहले पैरेललोग्राम प्रूव किया, फिर उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल प्रूव की। जो मेन था वो ये था
कि हम दो एंगल इक्वल प्रूव कर सकें, जो कि हमने अब कर दिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। अब हम यहाँ पर करेंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी एंगल ए, क्योंकि एंगल ए में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं हमारे पास, तो एंगल ए, और जैसे एंगल सी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लाइन नहीं आ रही वहाँ पर, तो हम सीधा सीधा एंगल ए भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप बी ए डी, डी ए बी, जो भी लिखना चाहें। तो एंगल ए जो है वो हमारे पास इक्वल होगा किसके, बी ई डी के। क्यों होगा, इसको हम सेकंड दे देते हैं और इसमें रीजनिंग लिख देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये दो फैक्ट जो हैं ये हमारे को मेन चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर ये दोनों एंगल, इनका सम 180 दिखाना है। अब यहाँ पर क्लियरली एंगल बी ई डी प्लस एंगल बी ई सी, ये 180 डिग्री क्यों है, नियर पेयर है, तो 180 डिग्री होंगे। अब जरा इक्वेशन 1 और 2 जो हमने बनाई है उनका यूज देख। जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी वो अब बी ई सी को रिप्लेस करने के काम आई। हम बी ई सी की जगह लिख सकते हैं बी सी ई, ये, और इसकी जगह हमारे पास जो बी ई डी है उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए, यानी इसकी जगह। तो हमारे पास जो है वो देयरफॉर बी ई डी की जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल ए, बी ई सी की जगह मैं एंगल सी लिख देता हूँ। जो बी सी ई है वो एंगल सी ही है, और आप चाहें तो यहाँ पर भी एंगल सी लिख सकते हैं। मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर ए और सी लिख, जब मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये बता जरूर दूंगा कि ये आया कैसे है। मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजिंग 1 एंड 2, जो मेरी इक्वेशंस है मैंने वो इक्वेशंस यूज करके ये चीज की। अब ये दो अगर 180 डिग्री के हैं तो इसका मतलब 10 ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल whose opposite angles are, मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं अब, सप्लीमेंट्री। तो हमने ये दिखा दिया कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो है उसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। अब हम अपनी फाइनल स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हम आ गए हैं एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 9 पे। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, टू बी 2 line segments ABD and PBQ are drawn to intersect the circles at AD and PQ respectively. Prove that angle ACP equals angle QCD. अब ACP और QCD अगर आप एंगल देखेंगे तो ये वाले एंगल है। अब ACP और QCD का अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखें तो डायरेक्ट तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा। तो अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा, वो क्या है, हमने क्योंकि दो अलग अलग सर्कल्स में जाना है और दो अलग अलग सर्कल्स में हमारे पास एंगल का जो पेयर है वो सिर्फ ये वाला इक्वल, तो हम जरा इसी पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर इस पे ध्यान देंगे तो हम इसको सिस्टमेटिकली कैसे लिखेंगे। सबसे पहले जो है हम थ्योरम से शुरू करते हैं। थ्योरम कौन सी, एंगल्स मेड बाय एन आर्क in the same segment are equal। क्योंकि एक ही सेगमेंट में एक आर्क जो है वो जितने मर्जी एंगल्स बनाए वो सारे इक्वल होते हैं। तो ऐसे में हमारे पास देयरफॉर एंगल ए सी पी की अगर हम बात करें, ये ए सी पी, तो ये हमारा ए बी पी के इक्वल होगा।
क्यों होगा? क्योंकि रीज़न हमने पहले ही बता दिया है। एक आर्क अगर आप AP को देखोगे तो AP 2 एंगल बना रही है बेटा यहाँ। इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं, तो जो QCD एंगल है एंड एंगल QCD ये वाला, वो QBD के इक्वल है, QBD के। और रीज़न वही है, इसीलिए मैंने एक ही बार रीज़न लिखकर वहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो लिख दिए। तो हमारे पास ये 2 इक्वेशंस आ गई हैं। अब जो है नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एंगल यानी ABP और ये एंगल यानी QBD ये आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ABP इक्वल है QBD के। ये क्यों है? यहाँ पर मैं इसमें क्योंकि स्पेस नहीं है तो यहीं से शुरू कर देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट। इसको हम ले लेते हैं थर्ड इक्वेशन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, ये थर्ड इक्वेशन। और सिर्फ इतना सा लिखेंगे हम, यूजिंग 1 and 2 in 3, क्योंकि जो मेन इक्वेशन है वो तो 3 रहेगी, 3 की वैल्यूज हम वहाँ पर 1 और 2 से ले रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ACP ABP की जगह और QBD की जगह आ जाएगा QCD। तो अगर हम देखें तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर रिजल्ट देखें तो ये बहुत इजीली प्रूव हो रहा है। और एक्सरसाइज 10.5 के 10th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. मैं आपको जस्ट सीधा सीधा जो फिगर है उसी में बता देता हूँ कि ये क्या कह रहा है और क्या इसने हमें दिया हुआ है, क्या हमसे मांग रहा है। तो अगर मान लो हम यहाँ पर सबसे पहले गिवन डेटा लिखना चाहें, तो गिवन डेटा में इसने ये कहा है कि एक ट्राइंगल है कोई सा भी ABC। तो गिवन में हम लिख देते हैं ट्राइंगल ABC, और जो दो साइड्स हैं, कोई सी दो साइड्स, मैंने यहाँ पर AB और BC जो हैं ये ले ली, तो वहाँ पर मैं लिख दूंगा वेयर सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग AB and BC एज डायमीटर्स। और ये जो दो सर्कल्स हैं, ये सर्कल हमने कैसे बनाए हैं? ये बनाए हैं AB और BC को डायमीटर ले, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तो B पर और एक D पर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, B पर लिखने की तो हमारे को ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि B तो यहाँ पर कॉमन है, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट B एंड D। और अब ये हमसे चाह क्या रहा है? तो ये हमसे ये चाह रहा है कि हम ये प्रूव करें कि जो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट तो B हो ही गया जो हमारा कॉमन पॉइंट है, तो जो दूसरा पॉइंट है यानी D पॉइंट ये AC के ऊपर लाई करता है, ये हमने प्रूव करना है। तो हमने यहाँ पर लिख देना है पॉइंट D लाइज ऑन AC। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? अब इसके लिए हमारे को एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन जस्ट सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कि हमने B को D के साथ ज्वाइन करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे V जॉइन BD, बस इतना सा। और ऑब्वियस है हमें वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी भी होगी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये कंस्ट्रक्शन जो हमारी B और D है इसको ज्वाइन करने वाली। तो हमारे इस तरह से मैं डॉटेड लाइन के साथ B और D को ज्वाइन कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमने ये B और D को ज्वाइन किया है, अगर हम एक सर्कल की बात, सिर्फ हमारा जो AB डायमीटर का सर्कल है, तो उसमें एंगल ADB, तो यहाँ पर मैं प्रूफ में आ जाता हूँ। तो AB और CB ये दोनों के दोनों डायमीटर्स हैं। अगर ये डायमीटर्स हैं तो ये जो हमारा सर्कल का पार्ट है जिसके अंदर D है,
ए से लेकर बी तक हमने आना है, तो ये तो सेमी सर्कल हो गया। सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, ये हमारी थ्योरम है। तो अगर मान लो हम बात करते हैं सिर्फ इस सर्कल की, यानी एंगल ए डी बी जिसके अंदर है, तो ये जो है ये एक सेमी सर्कल है और ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री। तो सिंस angles in semicircles are always right angles. Therefore, angle ADB is equal to 90 डिग्री। और सिर्फ ADB ही नहीं बल्कि CDB ये वाला भी 90 डिग्री होगा। एंगल CDB ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर हम CB की बात करें तो CB भी तो हमने ये प्रूव किया हुआ है। इनफैक्ट प्रूव क्या किया हुआ है वो हमारे को गिवन ही है कि ये हमारा डायमीटर है। तो डायमीटर है तो ऑब्वियस है वो जो है हमारा जो सर्कल है उसको वो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देगा। और यहाँ पर जो है वो हम रीजन में इतना सा लिख देते हैं, AB इज डायमीटर। हर एक डायमीटर जो होता है वो सर्कल को दो सेमी सर्कल्स के अंदर डिवाइड करता है और इसके अंदर लिख देते हैं BC इज अ डायमीटर। रीजनिंग हमारे लिए काफ़ी है। ये जो है इन इक्वेशंस को ऐसा करते हैं हम अलग अलग लेबल दे देते हैं। ये रेफरेंस हो गए हमारे। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एंगल ADB प्लस एंगल CDB इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ADB और CDB, ये है ADB और ये है हमारा CDB। दोनों अगर मिलाकर हम देखें तो एंगल हमारा ADC बना रहे हैं। तो ये हमारे पास एंगल ADC बन रहा है पूरा का पूरा जुड़कर, और ये जो है ये हमारे पास 180 डिग्री बन। तो अगर कभी भी कोई इस तरह से एंगल जो है वो 180 डिग्री बनता है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो एक लाइन सेगमेंट है और जो बीच का पॉइंट है वो जस्ट उसके ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ पर हेंस D lies on line segment AC, which is the third side of the given triangle। तो जो भी हमने ट्राइंगल शुरुआत में लिया था, क्योंकि प्रूव करने के लिए कोई ना कोई ट्राइंगल तो हम लेंगे, तो जो भी हमने वहां पर गिवन ट्राइंगल लिया था उसकी थर्ड साइड जो है वो AC है और उस AC के ऊपर D जो है वो लाई करता है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यही प्रूव करना था बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD equals angle CBD। तो अगर हम इसे जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया हुआ है वैसा ना बनाए तो इसको प्रूव करना, इसके बारे में सोचना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट ऐसा सा लगता है जैसे ये हो ही नहीं पाएगा। लेकिन ये जो है आप एक बार अगर कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट ये अपने टाइप का एक अकेला क्वेश्चन है बेटा जो आपको ये बताएगा कि अगर आपको ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस वहाँ पर दिए जाएं और कभी भी वहाँ पर एंगल्स के अंदर आपको प्रॉब्लम आए तो आप ट्राइंगल्स को सिर्फ ट्राइंगल के नज़रिए से ना देखें, बल्कि ट्राइंगल जो है आप उसके सर्कम सर्कल्स को भी, सर्कम सर्कल होते हैं बेटा ऐसे सर्कल्स जो उनके चारों वर्टिसेस जो हैं उनसे होते हुए जा रहे होते हैं, तो आप उनके सर्कम सर्कल्स के बारे में भी अगर सोचेंगे तो वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो अपने आप में काफ़ी यूनिक है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ईजी अगर एक बार कर लिया जाए तो क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं किया तो मैं आपको टॉर्चर नहीं करूंगा कि आप सोचो और बताओ कि कैसे हो सकता है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये कैसे हो सकता है।
यहाँ पर बेटा जी हम देखते हैं कि एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी ये दोनों के दोनों राइट एंगल दिए हुए हैं। तो अगर मान लो ये राइट एंगल हमारे पास ट्राइंगल हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेयर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों के दोनों हमारे पास हैं। क्लियरली एंगल ए बी सी अगर हम एंगल ए डी सी के साथ में ऐड कर दें बेटा तो हमारे पास आ जाता है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स 180 डिग्री। कभी भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आए यानी वो सप्लीमेंट्री हो तो ऐसे में जो क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक हो जाता है। तो यहाँ पर हमने ये दिखा दिया कि ये 180 डिग्री हो गया। हम लिख देंगे यहाँ पर सिंस एंगल ए बी सी and angle ADC are opposite angles of quadrilateral ABCD and are supplementary therefore ABCD is a cyclic quadrilateral। अब इससे क्या फायदा हो जाएगा? अब इससे ये फायदा हो जाएगा कि हमें जो दो एंगल वहां पर प्रूव करने हैं जो हमारे पास एंगल CAD और CBD हैं उनको अगर हम देखें तो वो दोनों के दोनों एंगल जो हैं वो आर्क CD बना रही है, CAD और CBD दोनों। नाउ इफ वी कंसिडर द सर्कमसर्कल of quadrilateral ABCD arc CD makes two angles angle CAD and angle CBD in the same segment। Hence क्योंकि वो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं CAD इज इक्वल टू एंगल CBD क्योंकि ये जो है ये एक थ्योरम की स्टेटमेंट है हमारी कि अगर वो सेम सेगमेंट के अंदर बन रहे हैं तो वो इक्वल होंगे। तो बेटा जी बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन क्योंकि यूनिक था तो सीधा सीधा इस रिजल्ट पर आना इतना इजी नहीं था आपके लिए। लास्ट क्वेश्चन यानी 12th क्वेश्चन पे ये कह रहा है प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो लास्ट क्वेश्चन की रेपुटेशन को तो ये नहीं मैच कर पा रहा है क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो है वो सपोज किया जाता है कि हाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं लेकिन एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के कारण ऑपोजिट एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहाँ पर इक्वल और सप्लीमेंट्री ऐसा तो सिर्फ तभी हो सकता है जब वो 90-90 के हों। तो इसका मतलब ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो इतना इजी क्वेश्चन है लेकिन हाँ इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ बेटा। सबसे पहले जो है वो हम गिवन लिख लेते हैं यहाँ पर गिवन ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम और हमने जो प्रूव करना है वो है टू प्रूव में आ जाएगा वो टू प्रूव ABCD is a rectangle।
कोई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, सीधा सीधा हम प्रूफ पे चलते हैं। और प्रूफ पे हमने यहाँ पर देना क्या है, इसको सिर्फ सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे एंगल ए इक्वल्स एंगल सी। आपकी मर्जी है, कोई सा पेयर ले सकते हैं आप, बी और डी भी ले सकते हैं। क्यों होगा ऐसा, हम यहाँ पर रीजन दे देंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर एक और फैक्ट लिख देंगे, दूसरा फैक्ट क्या होगा, आल्सो ऑपोजिट एंगल्स of a cyclic quadrilateral are supplementary. Therefore, angle A plus angle C equals 180 डिग्री। जब कभी भी हमारे पास दो एंगल्स का ऐसा रिलेशन हो, यानी वो इक्वल हो और उनका सम गिवन हो, तो हमेशा जो दो इक्वेशन होती हैं, thus from the above two equations, जो भी ये दो इक्वेशंस होती हैं, इनसे हमें क्या मिलता है, इनसे हमें दोनों एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल तो हैं ही, वो तो हमने पहले ही प्रूव कर दिया, वो सम के हाफ मिल जाते हैं। तो सम हमारा 180 है, तो इस तरह से 180/2 मिल जाएंगे, 90 डिग्री। अगर आपके टीचर्स को ये वाला मेथड जो है वो नहीं पसंद आता, तो आप यहाँ पर जो है इसको x लेट कर लीजिए, यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो x + x = 180 हो जाएगा, 2x = 180 हो गया, तो x = 90 आप प्रूव कर। तो अगर आपके टीचर्स जो हैं इसको ऑब्जेक्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करना, तो बेटा 9th क्लास है, आप अपने टीचर्स को अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्क्स तो वहीं से मिलेंगे। तो मेथड को थोड़ा सा बदल देना, लेकिन आएगा आपका इस तरह से 90 डिग्री। अब आपने क्या करना है, नाउ सिंस अ पैरेललोग्राम with an angle of 90 degree is a rectangle। कोई एक पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होगा तो वो रेक्टेंगल होगा बेटा। Therefore ABCD is a rectangle। तो बस बेटा जी, इस एक्सरसाइज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा मेथड जो है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।